A very good morning to all of you. So, how are you all students? कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है हमारे 10th बोर्ड की प्रिपरेशन आप सभी की? आई होप सब अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं. सारे सब्जेक्ट्स में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. ओके, सो हम कर रहे थे हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, और इसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ओके, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स हमने कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो कौन सा होता है? रेस्पिरेशन. तो एक बार देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हमने क्या क्या चीजें देखी थी. लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था. स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से फंक्शंस होते हैं याद करो? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, तो जो फूड हमने खाया था माउथ यानी बकल कैविटी में, वो वहां से कहाँ गया? इसोफेगस में. इसोफेगस से वो गया स्टमक में. ओके, स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ओके, तो मैं एक बार लिख देती हूँ कौन से ऑर्गन में कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, क्योंकि ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलता है और वो कौन से सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या था? बकल कैविटी. बकल कैविटी में कौन सा ग्लैंड होता है? सलाइवरी ग्लैंड. और सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलता है? सलाइवरी अमाइलेज. और ये किसको डाइजेस्ट करता है? इट डाइजेस्ट स्टार्च. स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, फर्स्ट ये था. सेकंड, ईसोफेगस में कोई भी ग्लैंड नहीं होती है. ईसोफेगस सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करती है माउथ से लेके हमारे स्टमक तक. ओके, सेकंड आता है स्टमक. स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रीट करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. ओके, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स को. इसमें किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन्स का. HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है. पेप्सिन पेप्सिनोजन के फॉर्म में सिक्रीट होता है जो कि इनएक्टिव होता है. ओके, और उसको एक्टिव करने का काम होता है HCl को. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक बनाता है, जिससे एसिडिक एनवायरनमेंट में पेप्सिन इजीली वर्क कर पाता है, फूड को अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाता है. म्यूकस, म्यूकस का फंक्शन होता है कि ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करता है. ओके, HCl हाईली एसिडिक होता है. ये हमारी स्टमक को, स्टमक की वॉल्स को डैमेज कर सकता है, बर्न कर सकता है. तो वहां पे होता है म्यूकस जो स्टमक को उससे डिस्ट्रॉय होने से बचाता है. क्लियर? नेक्स्ट, स्टमक के बाद में फूड किस में आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? 3 ग्लैंड से इसमें एंजाइम्स आते हैं. पहला लिवर. ठीक है, लिवर से क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस. बाइल जूस क्या करता है? इसके 2 फंक्शंस हमने देखे थे. पहला फंक्शन, जो भी फूड स्टमक से आ रहा है वो कैसा है? एसिडिक है. ओके,
तो जब वो एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो जरूरी है उसको बेसिक में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसको एल्केलाइन बनाना जरूरी है। तो उसे एल्केलाइन बनाने का काम करता है बाइल जूस या फिर बाइल सॉल्ट्स, ओके, जो किससे सिक्रीट होते हैं, लिवर से। तो लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो क्या करते हैं, इट मेक्स द फूड एल्केलाइन। फूड को एल्केलाइन बनाते हैं। दूसरा, किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाइल सॉल्ट्स, फैट्स के डाइजेशन में। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, फैट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से उन पे अच्छे से एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाते और उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो उन बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करने का काम होता है बाइल जूस का। इसी को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जब फैट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर उनका डाइजेशन होता है बाय लाइपेज, जो कौन सिक्रीट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हो जाता है और फैट्स के डाइजेशन के बाद फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो पहला तो ये था, लिवर से सिक्रीट हुआ बाइल जूस, और सेकंड एंजाइम था हमारे पास, सेकंड ग्लैंड था पैनक्रियाज, ओके। पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है पैनक्रिएटिक एंजाइम्स। पैनक्रिएटिक एंजाइम्स में कौन से होते हैं, सबसे पहला हमने पढ़ा था ट्रिप्सिन, पैनक्रियाज से सिक्रीट होगा ट्रिप्सिन। दूसरा लाइपेज, ठीक है, ये लाइपेज, यहाँ पे जो फैट्स का इमल्सिफिकेशन हुआ है, ये लाइपेज इन फैट्स को चेंज कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ओके। तो ये ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स का। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को और लाइपेज फैट्स को, ओके। ये सारी ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर एंड पैनक्रियाज। और लास्ट कौन सी होती है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, थर्ड ग्लैंड्स होती है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, मतलब इंटेस्टाइन की वॉल पे ही कुछ ग्लैंड्स होती है। इंटेस्टिनल ग्लैंड से अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं और वो एंजाइम्स फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। क्या काम होता है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का, देखो, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में से कुछ एंजाइम्स निकलेंगे जो कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज करेंगे, फाइनली ग्लूकोज में। प्रोटीन्स को चेंज कर देंगे अमाइनो एसिड्स में, एंड लास्ट फैट्स। फैट्स को कैसे डाइजेस्ट करेंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ओके। ये था पूरा डाइजेशन का प्रोसेस, कौन से ग्लैंड से किस चीज का डाइजेशन होता है और उसे किस में चेंज कर दिया जाता है, ओके। नाउ द डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट होता है वहां पे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ओके। फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और इसीलिए फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए इलियम वाला पार्ट, उसमें होते हैं माइक्रोविलाई, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में होती है माइक्रोविलाई या फिर विलाई, जो क्या करती है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके,
फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन साइज में या लेंथ में अगर मैं बोलूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन हमने देखा था 7 मीटर्स बोला था मैंने। ओके, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में छोटा होता है, लेकिन फिर भी इसको लार्ज क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसका डायमीटर, इस ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। ओके, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन इसे बोला जाता है। तो इसमें अनडाइजेस्टेड फूड मूव करता है और उसमें से क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उस अनडाइजेस्टेड फूड में जितना भी वाटर है, एक्सेस वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो बाकी का सॉलिड वेस्ट मटेरियल रह जाएगा उसे रेक्टम में स्टोर कर लिया जाएगा एंड आफ्टर दैट एनएस से बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस था डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? तो हमने क्या किया, एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ है न्यूट्रिशन का। इसी तरह से बहुत सारे और प्रोसेस होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उनकी बॉडी में चलते रहते हैं। तो उन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उन प्रोसेस को कंटिन्यूली चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। यहीं से हमने स्टार्ट किया था। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी काम को करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। तो फूड तो हमने खा लिया, फूड खा लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब कहाँ मिली एनर्जी, कैसे मिलेगी? तो जो फूड हमने खाया है वो क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। तो मैंने आपको कल बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लाइनिंग है, इस तरह से विलाय होते हैं, यहाँ पे फूड को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो इन ये विलाय जो होती है वो रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स से। इसका मतलब ये कि इन विलाय के आसपास बहुत सारा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। इस तरह से इन सब के आसपास ब्लड की वेसल्स होती है। ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, ये ब्लड वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है उस फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से इन वेसल्स के अंदर चला जाएगा। ये ब्लड वेसल है, ये आरबीसीज है। तो इनमें क्या होगा, फूड पार्टिकल्स इस तरह इस ब्लड वेसल में चले जाएंगे और ये ब्लड वेसल क्या करेगी, इस फूड को बॉडी की हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट कर देगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं, जो कि हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक पार्ट पढ़ा था। ओके, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेक्शन हमने किया, डाइजेशन किया, फिर एब्जॉर्प्शन किया। यहां हुआ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जब ये फूड ब्लड वेसल में चला जाएगा और ब्लड वेसल इसको हर एक सेल तक पहुंचाएगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन तो आपको पता ही है, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस के थ्रू हो चुका है। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम पढ़ रहे थे कि अब एनर्जी कैसे बनेगी। तो बेटा एनर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ और ब्लड वेसल्स उन्हें हर एक सेल के पास में लेके चली गई। अब जब हर एक सेल के पास फूड है, ये एक सेल है, अब इसमें क्या है, फूड पार्टिकल है, ये इसका न्यूक्लियस है मान लो। अब जब इस सेल के पास फूड पार्टिकल पहुंच गया है तो अब इसको एनर्जी कहां से मिलेगी, इस फूड का क्या होगा कि उससे एनर्जी बना ली जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस आता है, फूड से एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ओके, ग्लूकोज फूड किस फॉर्म में जाता है,
ग्लूकोज के फॉर्म में, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे कोई भी वेराइटी ऑफ फूड आप खा लो वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। सिंपलर सब्सटेंस कौन सा होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ओके, और इसी प्रोसेस के थ्रू सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, चाहे फूड उन्होंने कोई भी ऑब्टेन किया हो। सो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? ऐसा प्रोसेस जिससे फूड को क्या किया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए और क्या बनाया जाए, एनर्जी, उससे एनर्जी ऑब्टेन की जाए, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे रेस्पिरेशन की। The process by which energy is obtained और एनर्जी किस फॉर्म में आती है, इन द फॉर्म ऑफ ATP is obtained in the form of ATP। ATP की फुल फॉर्म, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। The process by which energy is obtained in the form of ATP by किससे बनती है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, by ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये क्या लिख दिया मैम, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, is known as respiration। इस डेफिनेशन में आपको कुछ नए वर्ड्स मिले हैं। पहला तो एटीपी और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का क्या मतलब है, जो भी ग्लूकोज हमारे पास आया है, जो ब्लड वेसल्स ने ग्लूकोज हर एक सेल के पास पहुंचाई है, उस फूड का होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन होना या ऑक्सीजन का एडिशन होना। ठीक है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन जब ऐड हो जाता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी ऑब्टेन होती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक किस टाइप का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लिखेंगे यहाँ पे, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जहां पे भी एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन एक टाइप का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहां पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज रेस्पिरेशन। ओके, तो हम देख लेते हैं इसको। क्या किया हमने, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 यही होता है। ग्लूकोज का क्या किया है हमने,
ऑक्सीडेशन, तो उसके लिए क्या चाहिएगा? ऑक्सीजन। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज यानी C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब बेटा इधर देखो, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ जो एनर्जी निकल रही है यही हम एटीपी में चेंज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं हमारे बॉडी में सारे प्रोसेसेस करने के लिए। एम आई क्लियर टू यू? तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा है? यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज में बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हुई है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को चेंज कर देते हैं लो एनर्जी मॉलिक्यूल में। कौन सा है लो एनर्जी मॉलिक्यूल? कार्बन डाइऑक्साइड, लो एनर्जी मॉलिक्यूल। ओके, और इसके साथ में वाटर निकलता है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे जो ये हाई से लो बन गया तो बाकी की एनर्जी रिलीज हो जाती है। ओके, ये होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें हो गई, इसके अगर मैं स्टेप्स देखूं, तो रेस्पिरेशन में क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो हुआ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन हमें कहीं से लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन कहीं से लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा हमारे पास? एनवायरनमेंट से। और आप ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करते हो? सांस लेते हो। ऑक्सीजन के लिए हम सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन आती है हमारे पास ब्रीथिंग के प्रोसेस से। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले होता है ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है ब्रीथिंग में? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन हम हमारी बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? अब पता चला आपको? हम जब CO2 बाहर रिलीज करते हैं तो वो CO2 कहाँ से आती है? हमारे फूड के ऑक्सीडेशन से हमारे बॉडी में CO2 बनती है। इसी CO2 को हम एक्सहेल करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसलिए ऑक्सीजन को बाहर से इनहेल करते हैं। यहां तक समझ में आया? तो ब्रीथिंग जो होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगी और हमारे बॉडी में जो CO2 है वो बाहर चली जाएगी। सेकंड क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन के आने के बाद क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। अब बेटा जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो वो कुछ स्टेप्स में होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लूकोज ब्रेक डाउन। ओके, अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होता है? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को पहले
3 कार्बन के मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये क्या है? ग्लूकोज 6 कार्बन, 3 कार्बन पाइरूवेट। ग्लूकोज को 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में जब चेंज किया जाता है तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पाइरूवेट। ओके, और उसके बाद इस पाइरूवेट को अलग अलग प्रोसेस से और ब्रेक डाउन किया जाता है, और ज्यादा ब्रेक डाउन किया, इसके और ज्यादा ब्रेक डाउन से क्या रिलीज होती है? एनर्जी। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, इनिशियल ब्रेक डाउन 6 से लेके 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स तक का जो ब्रेक डाउन होता है वो सभी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और सेम होता है। ओके, लेकिन पाइरूवेट से जब आगे ब्रेक डाउन होगा वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से होगा। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन करता है तो उसमें अलग टाइप से होगा। कोई ऑर्गेनिज्म इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन करता है तो उसमें ये अलग टाइप से होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्लूकोज का इनिशियल ब्रेक डाउन हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम होगा, यहाँ पे किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन पाइरूवेट को ब्रेक डाउन करने के लिए कभी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से इसका ब्रेक डाउन होता है। ओके, तो अभी हम ये पढ़ेंगे। चलो मैं अब लिख देती हूं। एक होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब पाइरूवेट का ब्रेक डाउन होगा तो उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ ऑर्गेनिजम्स पाइरूवेट को ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां पे इस रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एनएरोबिक। और कुछ टिश्यूज, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो पाइरूवेट का ब्रेक डाउन करते हैं लेकिन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस टाइम भी पाइरूवेट का ब्रेक डाउन होता है, उसे हम बोलते हैं पार्शियल रेस्पिरेशन या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस 3 तरह से रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एब्सेंस में और लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन है तो सही लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। ओके, तो हमने ये देखा कि रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले ब्रीथिंग करनी पड़ती है। ब्रीथिंग में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड आता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो कुछ स्टेप्स में होता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल को जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लूकोज को पाइरूवेट में चेंज करने के प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। और फिर पाइरूवेट से ये एरोबिक, एनएरोबिक और पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा, उसमें होगा इसका रेस्पिरेशन। वो भी अलग अलग स्टेप्स में होगा। इसमें कौन से स्टेप्स होंगे? पहला आएगा क्रेब्स साइकिल और सेकंड स्टेप आएगा इसमें ETS। और फाइनली इन स्टेप्स के बाद क्या बन जाएगी? एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी एनर्जी, यहाँ पे भी एनर्जी और यहाँ पे भी एनर्जी बनेगी, लेकिन उनका अमाउंट ज्यादा और कम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेस्पिरेशन के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो कुछ स्टेप्स में होता है, जिसमें पहला मैंने पढ़ा था ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के बाद ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड
Krebs cycle and third ETS. ओके, और इन स्टेप्स में ही हम इसको पढ़ेंगे. नाउ जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है ब्रीथिंग का, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन तो एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग थोड़ी है. तो अपना कंफ्यूजन दूर करो और समझो इस चीज को. ब्रीथिंग का मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज करना. जो आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, CO2 को बाहर रिलीज कर रहे हो, तो उस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग. जबकि रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है. इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, हमारी सेल्स के अंदर होता है ये प्रोसेस. ठीक है, तो इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का. ठीक है, तो अगर मैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताऊं तो देखो यहाँ पिक्चर दिख रही है आपको. इसमें क्या हो रहा है, ये सिंपली इनहेल और एक्सहेल कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ब्रीथिंग. जबकि रेस्पिरेशन जो होता है हमारी सेल्स के अंदर होता है. ओके, उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कभी कभी बोल देते हैं. तो हमारी सेल्स में जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी बनाई जाती है, तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इनमें, तो उन डिफरेंसेस को पहले लिखेंगे हम. ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन. देखो, सबसे पहली चीज तो आपको पता है ब्रीथिंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जबकि रेस्पिरेशन में होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ये कहाँ होता है, सेल्स के बाहर होता है, सेल्स के अंदर नहीं. ये जो ब्रीथिंग होती है वो सेल्स के बाहर होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर. ओके, जबकि रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन कहाँ होगा, सेल्स के अंदर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर. सेल्स के अंदर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है, नाउ क्या रेस्पिरेशन में कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. जब आप सांस लेते हो तो क्या उसमें कोई एंजाइम्स काम आ रहे हैं, क्या उसमें कोई रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल नहीं. सांस लेके देखो, क्या कोई एंजाइम काम आया, नहीं. तो बेटा पहली चीज तो मैं ये लिखूंगी दैट इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है ब्रीथिंग. और दूसरा इसमें मैं ये लिखूंगी दैट इज नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड. इसमें कोई एंजाइम्स, कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है. जबकि रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है. इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. और जब बायोकेमिकल है तो इसमें कुछ एंजाइम्स भी काम आएंगे, तो इसमें हम लिखेंगे एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड. ओके, नाउ और क्या डिफरेंस होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में. ब्रीथिंग में क्या कोई एनर्जी बनाई जाती है, क्या आप जब ब्रीथ करते हो तो कोई एनर्जी का फॉर्मेशन होता है क्या, नहीं. लेकिन रेस्पिरेशन से आप एनर्जी फॉर्म करते हो. सो ब्रीथिंग
नो एनर्जी फॉर्म्ड। और रेस्पिरेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी फॉर्मेशन। यहां तक समझ में आ गया? रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये सेल्स के अंदर होगा, इसीलिए इंट्रासेल्यूलर बोलते हैं। ये सेल्स के बाहर की तरफ होता है, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, मेजर डिफरेंसेस ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ही हम क्या बोल सकते हैं? ब्रीथिंग बोल सकते हैं, जो एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, देखो इधर एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए इसमें, कि जो ब्रीथिंग होती है, जब आप ब्रीथ करते हो तो आपके सिर्फ कुछ ऑर्गन्स काम आते हैं। क्या इसमें कोई डाइजेशन का, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई ऑर्गन काम आया? नहीं आया। क्या आपके लंग्स, सॉरी इसमें लंग्स काम आएंगे, आपका जो नोज है नॉस्ट्रल्स काम आएंगी, आपका जो विंड पाइप होता है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं वो काम आएगा। तो सिर्फ कुछ ही ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ब्रीथिंग के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं या फिर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में बॉडी की हर एक सेल इन्वॉल्व होती है। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे ओनली few organs are involved, like lungs, nostrils, windpipe, etc. ओके, जबकि रेस्पिरेशन में each and every cell of the body is involved. हर एक सेल को फूड की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तो रेस्पिरेशन हर एक सेल के अंदर होगा। ठीक है, सो every cell of the body is involved. सबको क्लियर है ये पॉइंट्स? बेटा इनमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद सोचो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। कॉमनली आप सांस ले रहे हो उसको ब्रीथिंग बोलते हैं, तो इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें कोई ऑर्गन्स ज्यादातर काम नहीं आते, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स काम नहीं आते हैं, कोई एंजाइम्स नहीं होते, एक फिजिकल प्रोसेस है, सांस ले रहे हो और सांस बाहर छोड़ रहे हो, एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, सेल्स के बाहर होता है इसलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। और रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन आप देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते, सेल्स के अंदर जाके होता है, तो इंट्रासेल्यूलर। पूरी बॉडी की सेल्स को एनर्जी चाहिए, इसीलिए हर एक सेल रेस्पिरेशन करती है, तो हर एक सेल जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बिना एंजाइम्स कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको समझने हैं, ताकि आप इन्हें बिना रटे हुए एग्जाम में लिख पाओ। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है इसमें से, फिलिप्स के फॉर्म में आ सकता है, तो आपको रटनी नहीं है चीजें, आपको समझनी है ये। ओके, वेरी गुड। नाउ हमने आपको बताया था कि एनर्जी जो बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी क्या था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। लिख लीजिए कहीं पे, एटीपी क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं एनर्जी करेंसी? जो भी एनर्जी हमारे बॉडी में, हमारी सेल्स में बन रही है, उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो एटीपी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं,
अब उसको स्टोर करके रख दिया है हमने हमारी बॉडी में। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होगी हम एटीपी को खर्च करेंगे और उससे एनर्जी बनाएंगे और फिर हम जो भी हमें एक्टिविटी करनी है वो करेंगे। समझ गए? जैसे पैसे होते हैं, आपके पास एक 50 रुपीज का नोट है तो वो क्या है, आपकी एनर्जी स्टोर्ड है। आपने उसे अभी अपनी पॉकेट में रखा है तो वो एनर्जी स्टोर्ड है करेंसी के फॉर्म में। आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप क्या करोगे, उस करेंसी को खर्च करोगे तभी तो आपको कोई सामान मिलेगा। तो वैसे ही एटीपी भी एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म है, उसे हम स्टोर करके रखते हैं और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो उसको खर्च करते हैं। एटीपी को खर्च करके हम क्या करते हैं, हमारी एनर्जी की डिमांड, एनर्जी की नीड पूरी करते हैं और एक्टिविटीज करते हैं। समझ में आया क्यों बोलते हैं एनर्जी करेंसी? ओके, नाउ यहाँ पे हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, ब्रीथिंग का हो गया। ब्रीथिंग समझ में आ गया होगा सबको। इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जब हमने ऑक्सीजन ले लिए है हमारी सेल में, वहां पे फूड भी है ऑक्सीजन भी है। अब उस फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि ग्लूकोज जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसे चेंज किया जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं पाइरुवेट। ओके, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को। और ये कहां पे होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा, हमारी सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, और बाकी के जो 2 प्रोसेस हैं वो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, लिख लो इसे भी। पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस, बिकॉज यही एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसी में एनर्जी फॉर्म होती है। ओके, तो हमने अभी पढ़ा पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस, कहां होगा, साइटोप्लाज्म। सेल में, ये एक सेल है, इसमें क्या है, फूड और ऑक्सीजन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, या फिर हम कह सकते हैं पहला होगा इसका ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन से इसको 3 कार्बन में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस में लिख लेते हैं एक बार, 6 कार्बन से बन गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, जैसे हम बोलते हैं पाइरुवेट। अब पाइरुवेट क्या होता है, उस पाइरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाइरुवेट का ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में पाइरुवेट का ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसी पे डिपेंडेंट 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। किस पे डिपेंडेंट, बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक, and second one is anaerobic.
देखो एरोबिक जो नाम है इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। एयर की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा उसे एरोबिक रेस्पिरेशन हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले तो वो ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग से ऑक्सीजन का इनटेक करेगा। सबसे पहले होगा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इनटेक के बाद इसमें क्या होगा, ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाएगा पाइरुवेट में, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये हुआ ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा इसमें, C6H12O6 को चेंज कर दिया जाएगा पाइरुवेट में, C3H3O3। ये होता है पाइरुवेट। ओके, अब इधर देखो, ये तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज 6 कार्बन का था, और पाइरुवेट तो सिर्फ 3 कार्बन का है, बाकी के 3 कार्बन कहाँ चले गए। तो एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं 3-3 कार्बन के, तो 6 कार्बन हो जाते हैं टोटल। ओके, तो सेकंड स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस होगा। कहाँ होगा बेटा, लिख लो साथ में, साइटोप्लाज्म। ओके, ग्लूकोज से पाइरुवेट बन गया। अब इस पाइरुवेट थर्ड स्टेप आएगा क्रेब्स साइकिल, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ। थर्ड स्टेप कौन सा है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में पाइरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया जाता है। ये क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पाइरुवेट को चेंज कर दिया जाता है CO2 में। अब देखो पाइरुवेट 3 कार्बन का था, एक मॉलिक्यूल अगर पाइरुवेट है इसमें कितने कार्बन है, 3, और CO2 में तो सिर्फ एक ही कार्बन होता है, तो एक पाइरुवेट से कितने CO2 निकलते हैं, 3 CO2। ओके, तो क्रेब्स साइकिल में पाइरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया जाता है, इसके साथ इसमें से निकलता है वाटर, और साथ ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी कब रिलीज होती है, फोर्थ स्टेप जो होता है ETS। ETS में एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है। ओके, किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। तो इस तरह से होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले ऑक्सीजन का इंटेक, देन ग्लाइकोलाइसिस जो होगा साइटोप्लाज्म में। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उसमें रेस्पिरेशन नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको चेंज कर दिया जाता है पाइरुवेट में। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। इसमें सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस, वो भी साइटोप्लाज्म में, जिसमें ग्लूकोज को पाइरुवेट यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया जाएगा। दोनों में ये प्रोसेस सिमिलर होते हैं। एनाएरोबिक और एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस कहाँ आता है, क्रेब्स साइकिल में, क्योंकि यहाँ पे पाइरुवेट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब ये CO2 बनाता है, और यहाँ पे
देखो यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल है, इसमें क्या होगा, पाइरूवेट को ब्रेक डाउन करके इथेनॉल बनाया जाएगा और साथ ही CO2 रिलीज होगी प्लस लेस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे हाई एनर्जी होती है और वहां पे लेस एनर्जी। तो ये डिफरेंसेस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो आई होप आज की क्लास में आपको रेस्पिरेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फूड से यानी ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये रेस्पिरेशन ग्लूकोज में ऑक्सीजन के एडिशन की वजह से होता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं, जिसमें CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होते हैं। इनके बाद इसमें होता है ब्रीथिंग, कुछ स्टेप्स होते हैं, ब्रीथिंग, देन ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS। सबसे पहले ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस जान लो, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ये इनमें कुछ डिफरेंसेस थे। ब्रीथिंग के बाद होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में सेम होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरूवेट बनता है तो उससे बनाया जाता है CO2 और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन एनारोबिक में जब पाइरूवेट बन जाता है तो उससे इथेनॉल बनाया जाता है और लेस एनर्जी बनती है। एरोबिक में क्या बनता था, ओनली CO2, हाई एनर्जी एंड वाटर। एनारोबिक में इथेनॉल बनता है और लेस एनर्जी और CO2। क्लियर है यहाँ तक? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।